नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हम आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा मुद्दा काफ़ी गंभीर है। आप सब लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर बड़ी ज़ोरों से चल रहा है यूजीसी। यूजीसी इनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है। लेकिन आखिर माजरा क्या है इसका? तो देखिए, हम लोग राजनेता तो है नहीं, खासतौर से हम। तो इसलिए हम इस टॉपिक पर तटस्थ होकर चर्चा करेंगे। क्या सचमुच इसमें खामियां हैं या फिर सिर्फ खामियां को बनाया गया है? जैसे होता नहीं है, होता कुछ है लोग बताते कुछ हैं। तो हमारे पास ऑफिशियल जो सरकार का है, द गजट ऑफ इंडिया, भारत राजपत्र, इसी में सभी नियम वर्णित हैं जो सरकार के द्वारा लाए गए हैं। हम इसमें सभी नियमों को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या सचमुच इसमें कमियां हैं कि इसका कुछ और भी रीजन है। जो जो कमियां रहेंगी उन सब के बारे में हम लोग इसमें बिल्कुल हर पेज हमने इसको अच्छे से पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है कि इसमें अच्छे से कि इसमें कुछ क्या है। इसमें सभी नियमों को अच्छे से देखा कि फिर आपको पता चलेगा कि मतलब माजरा कुछ और ही है। इस सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस नियम का नाम है यूजीसी इक्विटी विनियमन 2026, यानी कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन। तो इसमें सभी नियम बढ़ रहे थे कि समता समता के लिए प्रयास किया गया यूजीसी की तरफ से। देखते हैं क्या है, मतलब चाहती क्या है गवर्नमेंट हम लोगों से। सबसे पहले आप लोगों को एक आपने पंक्ति सुनी होगी कि जाति ही ऐसी जाति है जो जाति नहीं है। समझे? जाति ही ऐसी जाति है जो जाति नहीं है। कोई भी मुद्दा हो, पक्ष विपक्ष, मुद्दा अंततः जाति पर ही आ जाता है कि उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है, उन्होंने हमारे साथ ये किया है, आरक्षण, कहीं कुछ कहीं ना कुछ, हर चीज में कहीं ना कहीं तौर पे जाति रिलेटेड ही बनी रहती है। लेकिन देखेंगे कि ये माजरा है यूजीसी वाला, क्या सचमुच माजरा है? इसको कहीं ऐसा तो नहीं एससी एसटी ओबीसी वर्सेस जनरल है या कुछ और है? तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूर्वाग्रह से दूर रहेंगे कुछ मिनटों के लिए। हाँ, कोई बात हमारी गलत लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप गाली भी दे सकते हैं हमें। ओबीसी संयोग से, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। आपको लगे कि कहीं मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि जो गलत है तो आप हमें बिल्कुल तटस्थ होकर बताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से तटस्थ हूँ। मुझे किसी के फायदा नुकसान से कोई मतलब नहीं है। मतलब प्रभावित तो होते हैं सब लोग, मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं कि इसका रियल मतलब क्या है इसका। तो हम लोग अनावश्यक चर्चा को दूर करेंगे, इसके नियम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आपको बता दें कि इस नियम का नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियमन, यानी कि रेगुलेशन 2026। 13 जनवरी 2026 को जैसे ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ, लागू हो गया पूरे भारत में। विश्वविद्यालय से संबंधित है, यूजीसी से संबंधित है इस पद के लिए। चलिए फिर शुरू करेंगे हम लोग। क्या है, क्या इस समस्या को दूर करने के लिए लाया गया है या इसका कुछ और ही कारण है? चलिए तो कुछ इसके हम मुख्य बिंदु को देखेंगे पहले। इसी के आधार पर हम बताएंगे सब कुछ। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तीसरी लाइन है, हम ऐसा कर रहे हैं, इसको पूरा सुना ही दे रहे हैं पहले। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिदिष्ट एवं सशक्त किया गया है, और यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्ण समता एवं समावेशन को सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सकें। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग
जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों को समता को संवर्धन देना है। चलिए, तो इसके कुछ नियम सुन लेते हैं हम लोग पहले। सबसे पहली बात कि ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे। बिल्कुल डिक्टो बात है कि भारत के अंदर जितने भी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, सब इससे प्रभावित होंगे, यानी कि उन पर लागू होगा। यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि यानी कि 13 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। उद्देश्य, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। पूरी बात हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आप लोग। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। फिर केवल जाति पर क्यों बात अटक रही है? इसमें तो कई रूपों में कहा गया है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ जाति तो मेंशन की नहीं गई है इस अधिनियम में, इस रेगुलेशन में। तो क्या मतलब? इसको केवल और केवल एससी, एसटी, ओबीसी वर्सेज जनरल के रूप में दिखाया गया है और नियम पढ़ेंगे हम लोग, तब आपको वो क्लियर हो जाएगा। कहीं हम गलत भी तो नहीं है। तो यहां पर देखिए, इसी की परिभाषा में इसकी तीसरी लाइन है खा पॉइंट है। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ एससी, एसटी, ओबीसी के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। सबसे ज्यादा विवाद यही बिंदु पर हो रहा है। लोग कह रहे हैं, मतलब ऐसा चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग भी कह रहे हैं, कुछ बड़े बड़े लोग कह रहे हैं जो अपने आप को ज्ञाता कहते हैं, कि इसमें सामान्य वर्ग को शामिल क्यों नहीं किया गया। अरे भाई, क्या सामान्य वर्ग के साथ जाति आधारित भेदभाव होता है? उसमें स्पेशल मेंशन है जाति आधारित भेदभाव का अर्थ क्या है। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर ओबीसी हैं और एससी हैं, एसटी लोग हैं। सामान्यतः इन लोगों को जाति के आधार पर कैसे एक प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि उतना तो नहीं है वर्तमान समय में, ऐसा नहीं है कि देखिए, सच बात तो है कि अब समय बदल गया है, लेकिन उतना भी नहीं बदला है कि भारत देश में जाति बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये भारत के बिल्कुल नस में, बिल्कुल खून में, बिल्कुल रक्त की तरह बह रही है। बिल्कुल जाति ही ऐसी जाति है जो जाति नहीं है। और हमें तो नहीं लग रहा कि अभी एक शताब्दी, बहुत समय लग जाएगा, अभी नहीं जाएगी नहीं, मतलब अभी उसका रोल रहेगा राजनीति से लेकर गांव की राजनीति तक, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक। कोई भी व्यक्ति बिना जाति के योगदान के उस पद पर नहीं पहुंच सकता। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समाज भी जानता है ये बात को। देखिए, और इसी का 5वां बिंदु है परिभाषाओं में। भेदभाव का अर्थ सब इसमें बिल्कुल डिफाइन है। बिल्कुल भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी
अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे वह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारक के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल है। यहाँ पर कहाँ मेंशन है कि केवल जाति को आधार बनाना है? कहाँ? धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होता कि तुम यूपी से हो, तुम बिहार से हो, दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। कोई व्यक्ति ईश्वर, अब वो जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी प्रकार से विकलांग, किसी की आंख खराब है, किसी का कान खराब है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है, तो क्या उसके साथ भेदभाव नहीं होता? होता है। इसी भेदभाव को दूर करने के लिए अधिनियम, इस नियम को बनाया गया है। इसमें केवल जाति कहाँ लिखी है? अगर हाँ यहाँ पर लिखा होता केवल जाति, तो हम मान सकते थे कि हाँ केवल जाति वाला माजरा है फिर। लेकिन यहाँ पर सब कुछ मेंशन है कि धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है, संयोग से वो मुस्लिम है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो हिंदू व्यक्ति है, तो उसके मन में थोड़ा बहुत, देखो हमेशा व्यवहारिक रहना चाहिए, थोड़ा बहुत मन में 1% ख्याल तो आ ही जाता होगा कि ये मुस्लिम है। हम मान रहे हैं कि आप बिल्कुल उस प्रकार के व्यक्ति हैं कि जो इन सब में विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ सेकंडों के लिए आपके मन में एक आ तो जाता ही होगा। यही इसी को मिटाने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर जाति वाला कोई माजरा है केवल, अरे यार केवल जाति होती तो हम मान सकते थे कि हाँ इसमें कमियां हैं, उसमें तो जाति भी शामिल है, केवल जाति नहीं, जाति भी। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। दिव्यांगता, जन्म स्थान, तुम बिहारी हो, तुम यूपी से हो, तो इसी भेदभाव को दूर करने के लिए इसको रेगुलेशन लाया गई है। पता नहीं किसने ने केवल जाति। चलिए और पढ़ते हैं आगे क्या सीन है। और एक बात और, जिस प्रकार से मुद्दा हाईलाइट हो गया है, लोगों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए सरकार दबाव में तो है, और एक चीज और, इसकी जरूरत क्या पड़ी? अगर आपको लग रहा है कि केवल जाति वाला सीन है, SC/ST के लिए तो SC/ST एक्ट था ही, फिर क्या जरूरत थी? और हाँ एक चीज और हम साफ कर, मतलब ऐसा सच है, मतलब सच क्या है, फैक्ट है, क्या SC/ST का शोषण जनरल वर्ग ही करता है? क्या SC/ST वर्ग के लोग केवल जनरल के द्वारा ही शोषित किए जाते हैं, OBC के द्वारा नहीं? फिर इसीलिए तो, क्योंकि गहराई तो बहुत है, जब आप गड्ढा खोदेंगे तो नीचे जाएंगे तो पानी तो निकलेगा ही भाई। तो इसलिए थोड़ा सोचना चाहिए। किसके लिए? आगे पढ़ते हैं। समता समिति बनाएंगे ये लोग, एक समिति बनाएंगे, उसका हेल्पलाइन नंबर भी होगा। संकाय सदस्य का अर्थ उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्य करने वाले शिक्षक हैं, ठीक है। लिंग का अर्थ है पुरुष, महिला, तृतीय लिंग, ठीक है, इसमें तृतीय जेंडर को भी शामिल किया गया है। संस्थान का प्रमुख कौन होगा, मतलब संस्थान का प्रमुख से तात्पर्य क्या है? कुलपति और या सम विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राचार्य या निदेशक अथवा संस्थान या महाविद्यालय के कार्यकारी प्रमुख के लिए प्रयुक्त ऐसा अन्य पदनाम। ओके। हितधारक का अर्थ है, हितधारक का अर्थ छात्र, संकाय सदस्य, कर्मचारी, प्रबंध समिति सदस्य, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान का प्रमुख भी शामिल है। लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि जब दो छात्रों के मध्य झगड़ा हो जाएगा या जनरल कैटेगरी के छात्र को ने किसी SC/ST OBC को गाली दे दी, इस अधिनियम का केवल 1% है। हाँ सच बता रहे हैं हम, केवल इसको आपको केवल 1% ही पता और 1% ही दिखाया जा रहा है ऐसा। क्या कर्मचारियों के द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता है? बताइए।
क्या प्रोफेसर के द्वारा भेदभाव नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें केवल छात्र छात्र के बीच का छात्र छात्र के बीच को क्यों दिखाया जा रहा है? दरअसल यह मुद्दा जैसा अभी चल रहा है कि SC ST OBC वर्सेस जनरल नहीं है। यह मुद्दा है SC ST OBC वर्सेस एजुकेशन सिस्टम। बिल एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए लाया गया है, क्योंकि भेदभाव लोगों के बीच कम वर्तमान में सिस्टम की वजह से ज़्यादा हो रहा है। कि कोई अभी एक केस हुआ था कुछ वर्ष पहले, रोहित वेमुला वाला केस हुआ था, कई केस हुए हैं जिसमें जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव हुआ है। आप अभी हमने शुरू में आपको वीडियो के पहले एक आंकड़ा बताया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में ST के 83% पद खाली हैं, OBC के 80% पद खाली हैं, SC के 64% पद खाली। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारत सरकार बोल रही है। तब बताइए, तब अगर इस जैसे कि कोई व्यक्ति के साथ भेदभाव हुआ है, SC ST OBC, छात्र छात्र हटा दीजिए आप, OBC SC ST के साथ भेदभाव हुआ है कि जब हमको रिजर्वेशन है, जैसे कि OBC के लिए 27% सीटें आरक्षित हैं, तब उसकी सीटें उसके लिए क्यों नहीं आरक्षित की गई हैं? जैसे कि 100 सीट में 27 उसके लिए हैं, तो उसको 20 ही सीटें क्यों आरक्षित की गई हैं? इसी अत्याचार को रोकने के लिए, अत्याचार नहीं कहेंगे, इसी असमानता को रोकने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है कि कहीं आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। केवल छात्र छात्र के झगड़े को मत इसमें समेटिए, केवल वो बिंदु बहुत छोटा है। विश्वविद्यालय के द्वारा जो SC ST OBC छात्रों के लिए असमानता की जाती है, जो उनके साथ जो उनको शोषित किया जाता है, उसके लिए है ये बिल कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अत्याचार ना हो, शोषित ना हो, वो शोषण ना करें। और देख लीजिए आगे, हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने तथा उनकी जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा, निर्जातीयता, लिंग या दिव्यांगता के पूर्वाग्रह के बिना उनके हितों की रक्षा के लिए उचित संरक्षात्मक एवं निवारक उपाय करेगा, बिना पूर्वाग्रह के। और कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा या उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। समान अवसर के केंद्र स्थापित होंगे सभी विश्वविद्यालय में। किसके लिए? हम इसको पूरे पढ़ के बता रहे हैं। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा, जिसका कार्य वंचित समूहों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना तथा परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना होगा। ठीक है। इसमें जैसे कि कोई महाविद्यालय है जहाँ पर उतने संसाधन नहीं है, 5 संख्या सदस्य नहीं है, तो वो जिस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। समान अवसर केंद्र में एक समता समिति होगी जिसका अध्यक्ष प्रमुख होगा, जिसको हमने बताया था, जैसे कि कुलपति। अब चर्चा आती है समता समिति का गठन किस प्रकार होगा, कौन कौन उसमें शामिल होगा। देखिए, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होगा, जो संस्था का प्रमुख होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में, यानी कि 3 प्रोफेसर होंगे सदस्य के रूप में। हो सकता है तीनों प्रोफेसर जनरल कैटेगरी के हों, ये भी तो हो सकता है। इसमें क्या होना चाहिए, चलिए आगे पहले हम पूरा पढ़ देते हैं उसको। उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में, व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में, 2 छात्र प्रतिनिधि यानी कि छात्र नेता, समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव। समिति में OBC, दिव्यांगजन, SC ST महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, इनके प्रतिनिधित्व की बात होगी।
लेकिन जनरल कैटेगरी उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? एक सीधी बात है, अगर हमें सबको समानता की समता की बात हो रही है तो प्रतिनिधित्व सुनवाई तो सबकी होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व तो सबका होना चाहिए। इसकी ओबीसी भी रहेगा समिति में, दिव्यांगजन भी रहेगा, एससी भी रहेगा, एसटी भी रहेगा, महिला भी रहेगी। कोई एक ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए कि जो इन सबसे अलग हो ना हो। अगर कोई व्यक्ति ओबीसी वाला व्यक्ति, जैसे कि अभी हमने बताया था 3 प्रोफेसर में, अगर वहां पर तीनों जनरल के प्रोफेसर होंगे, अगर मामला जनरल वर्सेज एससी वाला कोई मामला आ गया तो इसमें किसका पक्ष मजबूत रहेगा? जाए जनरल वाले का। हो ना हो, सच यही होता है। अगर उसमें तीनों प्रोफेसर में अगर ओबीसी वाला होगा, अगर मामला जनरल वर्सेज ओबीसी का होगा तो जायज इसमें ओबीसी वाला प्रायोरिटी में रहेगा। तो मैटर करता है कि समिति में कौन है। समिति होनी चाहिए तटस्थ। जैसे कि 3 प्रोफेसर हैं, 3 प्रोफेसर में एक एससी का दे दीजिए, एक एसटी का दे दीजिए, एक ओबीसी का दे दीजिए, कर्मचारी में एक सामान्य वर्ग का दे दीजिए। इस प्रकार की विविधता रहेगी तभी यह काम कर पाएगा। किसी एक विशेष वर्ग का बहुमत रहेगा तो वो अपने आप में सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में हो जाएगा। सदस्य सरकार का 2 वर्ष का होगा वो तो ठीक है, बैठक होंगी 1 साल में 2 बार। को सामाजिक समावेशन के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास करना, समाज के वंचित वर्ग से संबंधित व्यक्तियों या छात्रों के समूह की सहायता करना, किसी भी भेदभाव की घटना का प्रतिवेदन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बचाना, यानी किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी है तो कोई बदला ना ले उससे। उन कार्यों की एक उदाहरणात्मक सूची तैयार करना एवं प्रसारित करना जिन्हें भेदभाव माना जाएगा, यानी कि जिन जिन तरीकों से भेदभाव किया जाता है उनकी एक सूची बनाना। समाज के वंचित समूहों से संबंधित छात्रों के प्रवेश के लिए समावेशी प्रक्रियाएं तैयार करना। एक तरफा प्रवेश ना हो। समाज के वंचित समूह से संबंधित छात्रों के प्रवेश के लिए समावेशी प्रक्रियाएं तैयार करना कि सबको समान अवसर मिले। किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार व्यवहार ना हो जैसा अभी आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की मान्यता रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहां पर 45 मुस्लिमों के एडमिशन हुए थे, 5 हिंदुओं के एडमिशन हुए थे। क्या है भाई? अब वहां पर आपने मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया, अब यहाँ पर नियम बना रहे हैं तो दोहरा चरित्र नहीं होगा एक। इसी प्रकार के भेदभाव कहाँ नहीं होता है? भेदभाव हर जगह होता है, पर सरकार का फायदा होना चाहिए। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि वहां पर भेदभाव नहीं होता था। मुस्लिम बच्चे मुस्लिम नहीं है, लिखा है इसमें। भेदभाव कर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, धर्म के आधार पर तो आपने उसको बंद किया है बस। तो फिर अब कुछ भी कहें या चुनाव कहें या कुछ कहें, लेकिन गलत तो था भाई। वंचित समूह से संबंधित छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए शैक्षणिक एवं वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सरकार एवं अन्य एजेंसियों का समन्वय स्थापित करना। एक ऑनलाइन पोर्टल, भेदभाव की किसी भी घटना का प्रतिवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना। ठीक है, ये मतलब ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। और इस भेदभाव को रोकने के लिए समता समूह, इक्विटी स्क्वाड का गठन करना कि उनके समक्ष अपने प्रतिवेदन दे सकें। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अपनी प्रत्येक इकाई, विभाग, संकाय, स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय या सुविधा में कम से कम एक हितधारक को इक्विटी एम्बेसडर के रूप में कार्य करने हेतु नामित करेगा। हितधारक में कौन कौन हमने आपको बताया था? मतलब छात्र भी हो जाएंगे उसमें, कर्मचारी भी हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। समान अवसर केंद्र प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के अंत में अपनी गतिविधियों की एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करेगा। नहीं, अपना डाटा तैयार करेगा कि कितनी शिकायतें आई हमारे पास और कितना उपचार हुआ, क्या क्या कारण थे। हेल्पलाइन बनाई जाएगी, 24 घंटे कार्यरत रहेगी। किसी महाविद्यालय के पास नहीं है तो जिस विद्यालय से संबंधित है वहां पर उसकी सुविधा उपलब्ध होगी। सूचना देने वाला व्यक्ति अनुरोध करता है तो भेदभाव की सूचना देने वाले हितधारक की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। गोपनीयता का भी ख्याल रखा गया है इसमें।
और जैसे ही आप कहीं प्रवेश लेंगे किसी विश्वविद्यालय में, तो आपको घोषणा पत्र साइन करने पड़ेंगे, और एक वीडियो बैठक भी होगी संस्थान की, जहाँ संस्थान के प्रमुख और सभी लोग शामिल होंगे, माता पिता भी, जिला प्रशासन भी, कर्मचारी भी, सब उसमें सम्मिलित होंगे। उस बैठक का वीडियो बनाया जाएगा और विश्वविद्यालय यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटर समूहों या किसी अन्य शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कोई भी चयन, अलगाव या आवंटन पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण हो। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये। ऐसा ना हो छात्रावास केवल और केवल किसी विशेष वर्ग को, किसी विशेष धर्म को पूरे आवंटित हो जाएं। कोई भी चयन भर्ती में केवल कोई विशेष वर्ग, कोई विशेष धर्म, कोई विशेष व्यक्ति शामिल हो, इस प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। पारदर्शी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण। अब इसमें कहाँ गलती है? हमें तो गलती समझ में नहीं आ रही कि कहाँ हम इसको गलती कर। हाँ, सरकार का द्वारा चरित्र है, उसमें कोई द्वारा नहीं है। कहीं पर आप विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म करते हैं, कॉलेज की मान्यता खत्म करते हैं, और कहीं ज्ञान देते हैं कि हम किसी प्रकार का धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो वो उनका मैटर है, वो राजनीतिक मैटर है, वो हटाओ। इसमें गलती बताओ। आदर्शवादी बातें हैं। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार नियम बनाने से छात्रावासों, कक्षाओं की भी चयन, अलगाव और आवंटन नियुक्ति पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाएगी? लगता है आपको? अच्छी बात है अगर लगता है तो। इसी के लिए तो नियम बनाए गए हैं कि अगर इस किसी भी प्रकार की समस्या, जैसे कि आप हैं, आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप किसी भी कैटेगरी के SC ST OBC हैं, आपको लग रहा है कि आपके पद पर कोई दूसरा व्यक्ति, योग्य आप थे, कोई दूसरा व्यक्ति आता है, तब आप उसकी शिकायत कर सकते हैं कि नहीं, हमारे साथ भेदभाव हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। वीडियो नहीं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। और किसी भी भेदभाव की घटना की पीड़ित या गवाह, चाहे वह छात्र, संकाय सदस्य या कर्मचारी ही क्यों ना हो, घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे और सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी पहचान संरक्षित रखी जाएगी। ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल लिखित रूप में समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर, काफी ऑप्शन है आपके पास शिकायत करने की। अगर कोई प्रथम दृष्टया दंड विधियों वाला माजरा है तो उसको संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर बैठक होगी। समता समिति तत्पश्चात 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी। हाँ, यदि शिकायत हमारी कुलपति के ऊपर है, यदि संस्थान के प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है, तो समता समिति की बैठक की अध्यक्षता समान अवसर केंद्र के समन्वयक द्वारा की जाएगी, अध्यक्ष के द्वारा नहीं की जाएगी, या उसके कोई उच्चतर पदाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। आप किसी के प्रति शिकायत कर सकते हैं कि हाँ, जैसे कुलपति, आपको लगा कि PhD की प्रक्रिया कुछ घपलेबाजी हुई है। सबसे बेकार शब्द है नॉट फाउंड सूटेबल। किसी को, देखो, कुछ चीजें सही होती हैं। देखो, कोई व्यक्ति अयोग्य है तो वो अयोग्य, कोई व्यक्ति योग्य है तो योग्य, बशर्ते योग्यता अयोग्यता में उसकी जाति धर्म का योगदान नहीं होना चाहिए कि आप विशेष जाति के तो आप योग्य नहीं है, आप इस विशेष धर्म के तो आप योग्य नहीं है। तो जो इस प्रकार की असमानता है वो स्वीकार्य नहीं है। तो हर व्यक्ति किसी किसी क्षेत्र में योग्य होता है, किसी क्षेत्र में अयोग्य होता है, वो तो जायज है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते जाति धर्म के आधार पर उसकी योग्यता डिसाइड नहीं होनी चाहिए। और अपील, जैसे कि लोग बोल रहे थे कि सुनवाई का मौका नहीं, इसमें लिखा तो है, समता समिति का प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन को प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।
अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ गलत शिकायत की गई, तो आप लोकपाल के पास अपील कर सकते हैं 30 दिनों के भीतर। लोकपाल किसी अपील की सुनवाई सुविधाजनक बनाने के लिए एक एमिकस क्यूरी न्याय मित्र नियुक्त कर सकता है, एक वकील को शायद। लोकपाल द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी न्याय मित्र को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया है। उच्च शिक्षा संस्थान के द्वारा उसको पैसे भी दिए जाएंगे, जो न्याय मित्र होगा उसको। लोकपाल यूजीसी विनियमन जैसे समय समय पर संशोधित के अनुसार 30 दिनों के भीतर अवधि के भीतर अपील का निपटान करने के लिए सभी प्रयास करेगी। निगरानी तंत्र भी उन्होंने अच्छा बनाया है कि प्रत्येक बार जनवरी माह के अंत तक विश्वविद्यालय यूजीसी एक राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेगी। ठीक है। और अंत में अनुपालन न करने के परिणाम। अगर कोई भी विश्वविद्यालय इनके नियमों को नहीं मानता है तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा। दूरस्थ शिक्षा से आपको ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा को आपको वंचित किया जाएगा। आपको उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटा दिया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थान पर उपरोक्त में से एक या एक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। अब इस हमने आपको पूरा अधिनियम बता दिया है। अब आप हमें बताइए, आप हमें तर्क देकर गलत साबित कीजिए कि कहाँ गलती है। गलती आपको गलती, लेकिन हाँ बशर्ते तार्किक उत्तर होना चाहिए इस अधिनियम के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। इस अधिनियम के हिसाब से आपको कहाँ तक लग रहा है कि गलती हुई है, तब आप बताइए कि हाँ इसमें कुछ, इस अधिनियम कुछ खामियां हैं, तब आपका आंदोलन करना जायज़ है। से सोशल मीडिया पे कोई एक ट्रेंड चलाने से काम नहीं चलता है उसमें केवल एक पक्ष दिखाई दे रहा है बस। और हाँ, अधिनियम SC ST OBC वर्सेस जनरल नहीं है, SC ST OBC वर्सेस एजुकेशन सिस्टम है। इस बात को इस अधिनियम में दर्शाया गया है। उसमें केवल जाति कहीं मेंशन नहीं है। अब जातिगत भेदभाव वहाँ पर बढ़े थे तो वहाँ पर स्पेशल मेंशन है किन के लिए। जनरल कैटेगरी में जातिगत भेदभाव नहीं होता है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, समाज को भी पता है। तो इसलिए इस अधिनियम को केवल जातिगत रूप देकर मुझे नहीं लगता है कि सही है। कुछ कमियां हो तो आप हमें बता दीजिए। अभी हमें इनमें से कुछ जो भी कमी लगी थी हमने आपको वीडियो में बताई कि हाँ यहाँ पर ये होना चाहिए। लेकिन केवल जातिगत रूप देना एक अधिनियम को एक सही नहीं है। और रही बात अधिनियम की, तो सरकार है मझधार में, न घर की न घाट की। अधिनियम वापस लेगी, SC ST OBC वर्ग नाराज हो जाएगा। अधिनियम वापस नहीं लेगी, सो कॉल्ड अपर जनरल कास्ट, वो भी परेशान है, वो भी इनका विरोध करेगा। 2027 में यूपी इलेक्शन है, आपको पता है उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ के इलेक्शन जातिगत रूप से लड़े जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि OBC ST SC को अगर साथ में किया जाए तो लगभग 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, 75 से 80%। तो आप समझ लीजिए कि सरकार अधिनियम को वापस लेना, मुझे तो नहीं लगता कि वापस लेगी। बाकी समय को जो स्वीकार होगा वो आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि क्या सीन है। और इसको मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों को इस अधिनियम को पढ़ना चाहिए। केवल सोशल मीडिया की वजह से आपको विरोध करना है तो वो मूर्खता है। हाँ इसमें पढ़ो कि हाँ इसमें कुछ कमियां हो तो आप उसका विरोध करना जायज़ है। ऐसा नहीं आप लिख देंगे मैं यूजीसी कानून का विरोध करता हूँ, मैं यूजीसी कानून का समर्थन करता हूँ। क्या है, आपको लग रहा है कि इस पॉइंट में मुझे आपत्ति है, सांकवा सवाल। आप कारण बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं, कारण बताइए भाई। इसलिए कहते हैं कि हवा के साथ ना बहना चाहिए, थोड़ा उसका विरोध भी करना चाहिए। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूले ना। सीधी बात, हमारी
जो भी इस अधिनियम से संबंधित बात है आपको लग रही है कि वो सही नहीं है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तार्किक उत्तर के साथ। बाकी आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।